अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। वक्त वैसे तो अपनी ही डगर पे अपने ही पैटर्न से चलता है, लेकिन कभी आप पलट कर देखें तो आपको वाकई लगेगा कि कितना वक्त गुजर गया है और कल ही की बात लगती है। आप इसको इस तरह देखिए कि 1 साल हो गया है हमें ये शो आपके सामने प्रेजेंट करते हुए, एंड इट रियली सीम्स लाइक यस्टरडे। अगर मैं कभी पुरानी क्लिप्स देखती हूँ तो अपनी एवोल्यूशन उसमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर देखें तो 1 ही महीना बाकी बचा है और ये पूरी दिहाई भी ख़त्म होने को है। बल्कि 2020 यानी साल 2020 के हवाले से जो ख्वाब देखे थे, क्या वो आपके करीब हैं या आपसे दूर, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। सबसे पहले ये कि वे वर यू इन द ईयर 2000। अगर आपको याद हो, उस ज़माने में Y2K का जिक्र किया जाता था, यानी ईयर 2000 के हवाले से एक बहुत बड़ी जो स्केयर थी वो ये थी कि बाइनरी लेवल्स के ऊपर हमने सारी प्रोग्रामिंग की हुई है कंप्यूटर्स की। ऐसा ना हो कि Y2K जैसे ही साल 2000 शुरू हो और 0-0 होने की वजह से तमाम के तमाम कंप्यूटर्स क्रैश कर जाएं। जी हाँ, आज की दुनिया में आज के लोगों को शायद ये बड़ी अजीब सी बात लगती होगी, लेकिन Y2K वाज अ प्रॉपर स्केयर जिसके लिए लोग तैयारियां कर रहे थे कि अगर पूरा का पूरा मवासलाती निज़ाम, कम्युनिकेशन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन आज देखते हैं 20 ईयर्स फॉरवर्ड इतनी इनोवेशन हुई है कि आप कभी ये सोच सकते हैं कि अगर इंसान को देखा जाए कि हमारी एवोल्यूशन से लेके आज तक हम जो जो फैसिलिटीज़ इंजॉय करते हैं वो एक बहुत ही कलील अरसे में हमारे सामने आई है। पहले आग को दरियाफ्त करना, फिर व्हील को दरियाफ्त करना, फिर ज्योमेट्री, थिंग्स एंड इनोवेशन यूज टू टेक टाइम। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन फिर द लार्जर फिलोसॉफिकल डिबेट इज़ कि हम इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। लेकिन चलें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को भी छोड़ दीजिए, जो बाइनरी सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पर मईशत के निज़ाम को देख लें। हमारे सामने 2 बड़े पॉपुलर फार्मूलाज होते थे, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। USSR के ख़त्म हो जाने के बाद हमने कहा कि शायद सोशलिज्म जो चैलेंजर था कि भाई एक वेलफेयर स्टेट इस तरह की हो जहाँ तमाम ही लोगों को एक ही जैसा एक्सेस हो, एक ही तरह की तर्ज ज़िंदगी हो, वो कोलैप्स कर गया। इट वॉज थॉट टू बी द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन हाल ही में बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं और लोग, और ख़ास तौर पर जो मिलेनियल्स हैं, जो यंग नौजवान हैं इस वक्त, वो इस बात से काफ़ी नाला हैं कि कंपनीज़ और ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा प्रॉफिट रीप कर रही हैं और प्राइस सेटिंग इसी हवाले से होती है। क्या आपको पता है कि हाल ही में USA में एक बहुत बड़ा केस फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगेंस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या वजह है, वही इनोवेशन है तो एक कैंसर की दवा की कीमत USA में $2000 है, जबकि वही फार्मूला ऑस्ट्रेलिया में जब कम जिद्दत के साथ, या एक तरह से ये जो एडवांटेजेस बिल्ड इन किए जाते हैं कि हमने रिसर्च पे पैसा खर्च किया है, एनर्जी रिसोर्सेज लगाए हैं, तो हम इसका मुनाफा कमाते रहें, वही दवा ऑस्ट्रेलिया में कैंसर की $8 में बिकती है। तो पीपल वर बीइंग आस्क्ड कि आपकी ये जो प्राइस सेटिंग होती है उसका मैकेनिज्म क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ उसका जो मौक़िफ़ होगा, उसका जो विजन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है या फिर सोसाइटी के मसाइल को हल करना भी है। आपको बताते चलें, जिस तरह के मैं पहले भी आपसे शेयर करती रही हूँ कि डाइस यानी डेवलपिंग इंक्लूसिव एंड क्रिएटिव इकोनॉमीज़, जिसके अंदर माशरे के जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबके हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। एंड वी वांट टू एक्चुअली प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन देम, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने की कीमत से या नीयत से कोई काम नहीं करना चाहते, बल्कि जो समाजी मसाइल हैं उनका हल तलाश करना चाहते हैं। तो आई थिंक दोज आर ग्रेट इनिशिएटिव्स। लेकिन आज ज़रूर, क्योंकि हम 1 महीना दूर हैं और रेजोल्यूशंस अभी आपके जहन में आ रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से रिलेटेड रेजोल्यूशंस ना बनाएगा। सिर्फ ये मत सोचें, वो भी अच्छी चीज़ें हैं वैसे, कि जी आपने स्मोकिंग क्विट करनी है, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, आपने वज़न कम करना है, बल्कि अहम ये भी है कि आपका जो लर्नर्स एटीट्यूड है, क्योंकि आने वाली इस दुनिया में सिर्फ वही लोग थ्राइव करेंगे। हम सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे, ज़िंदा तो हम सारे रह जाएंगे, दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन थ्राइव वो लोग करेंगे, आगे वो लोग बढ़ेंगे जो जिद्दत पैदा करते हैं, जो इनोवेशन लेके आते हैं और जो नई चीज़ों को सीखने और अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इस वक्त एक और जो डिबेट हमारे माशरे में चल रही है कि जो हमारी माशरती रिवायात हैं, हमारी जो समाजी रिवायात हैं, क्या हम उनको सभी को पीछे छोड़ दें। क्योंकि जैसे कई चीज़ें हमारे माशरे में पहले मायूब समझी जाती थीं, लड़के लड़कियों का घुल मिलना, सोशल प्लेसेस पे उनका एक साथ इकट्ठे होना, उनको मायूब समझा, कहते थे शर्म और लिहाज का दायरा ये कहता है कि लोग इतने खुल्लम खुल्ला ना मिलें।
लेकिन अब हमने उन चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ख़वातीन का काम करना, प्रोफेशनल फील्ड्स में आगे आना, घर और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए अपने ख्वाबों को फॉलो करना, और ख़ास तौर पे अगर किसी भी हादसे की वजह से, सानही की वजह से या दो लोगों के इवॉल्व करने की वजह से रिश्ते नहीं चल पा रहे तो उनका ख़त्म हो जाना। फैमिली वैल्यूज़ में भी एक तब्दीली आई है कि हम बड़े बड़े अब फैमिली हाउसेस में नहीं रहते, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। तो एक तरह से नफ्सा नफसी का आलम है और इसमें हमें बैलेंस क्रिएट करना है। कई अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों के साथ हमारे माशरे से ज़ायल हो रही हैं, यानी जो हमारी अच्छी अक़दार थी उनको ज़िंदा रखना भी हमारा ही काम है। ऑन दैट नोट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कहा यह जाता है कि जिंदा हैं तो स्ट्रेस तो होगा। आज की ज़िंदगी में जो इतनी तेज़ रफ्तार है, जितनी मल्टीटास्किंग हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, स्ट्रेस को अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता जा रहा है। लेकिन इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू गिव यू सम लाइफ हैक्स, कुछ ऐसे टिप्स जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून बना सकते हैं। भाई काम तो हमने करने ही है, कुछ टास्क ऐसे हैं जिनको निभाना ही है। अब ये आपके ऊपर है कि या तो उसको खुशी खुशी कर लें या उसके बारे में परेशान हो जाएं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकती हैं, इस पे बात करते हैं। एंड आई हैव माय डियर फ्रेंड हु इज़ आल्सो अ कंसल्टेंट विद द COFW राइट हियर विद मी, माहम बानो। इनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है माहम? बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अली रज़ा, हु ऑफ कोर्स वी नो इज एन RJ एंड एन अपकमिंग एक्टर। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रेस होगा, आप पर्सनली क्या करते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बट बिगनिंग विद यू माहम, हाउसवाइफ्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दे कंप्लेन, सेम रूटीन है लेकिन स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, और उनसे उल्टा लोग पूछ रहे थे भाई आपकी तो कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं, आपको किस बात का स्ट्रेस? क्या कहेंगे उनको? देखिए हम लोग एक तो इस चीज़ को बहुत वो करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ये कहेंगे कि जैसे आपने कहा कि तुम्हें क्या स्ट्रेस, एक हाउसवाइफ को ये जनरली सुनने को मिलता है, या फिर जनरली लोग खुद भी ये कहते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेते। एज अ हाउसवाइफ अगर हम देख लें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको उसे पूरे घर को मैनेज करना है। अगर आप सिर्फ पेरेंटिंग को ही उठा के देख लें हाउसवाइफ ही की कैटेगरी में, तो पेरेंटिंग इटसेल्फ एक पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है कि आप एक पूरे ह्यूमन बीइंग को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं सिद्रा जो हम डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे होते हैं, बट वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड टू डू दैट। लेकिन अपने मिजाज के खिलाफ अगर कोई भी बात हो, जैसे मैं अगर ट्रैफिक में फंसूँ, सुबह पानी नहीं आ रहा, या बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, या हस्बैंड मेरी बात नहीं मान रहे, ऑल दीज आर कॉजिंग मी स्ट्रेस। अरे सवाल ये पैदा होता है, लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? प्लान बी, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा तो वी शुड हैव अ प्लान बी, एक टंकी वंकी का इंतजाम करें। हमें अगर पता हो कि हमारे एरिया में पानी नहीं आता, या मिसाल के तौर पे बिजली चली जाती है, तो हम वो चीज़ें जो हमें पता है ख़राब हो जाएंगी, जैसे हमें पता है बिजली की फ्लक्चुएशन से रेफ्रिजरेटर्स ख़राब होते हैं, माइक्रोवेव ख़राब होते हैं, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब लोगों का क्या होता है कि जब बिजली चली जाती है और फ़ोन डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसकी भी स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि यार बिजली आए तो मैं फ़ोन चार्ज करूँ। लेकिन मुझे बताएं कि अगर हर चीज़ को डबल चेक करने लगे तब तो ये फिर लोग कहते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया आपको, कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं, हर चीज़ का प्लान भी बना रहे हैं, तब क्या करेंगे हम? नहीं, प्लान बी इज समथिंग डिफरेंट एंड OCD इज समथिंग डिफरेंट। OCD ऐसी चीज़ है जो आप बार बार करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरा छोटा भाई मेहदी, व्हेन ही यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, वो ड्राइंग रूम के सारे कुशन्स अपने हिसाब से सही करता था और जब तक उसके हिसाब से सही नहीं होते थे फिर बाद में मैं खराब करता था। वो झगड़ा होता था भाइयों में, लेकिन at the end of the day that's obsessive compulsive disorder. Okay. ठीक है। So basically you're saying कि have the overall strategy in mind कि आपकी क्या-क्या चीजें गलत हो सकती हैं, या अपने bigger task को smaller task में divide कीजिए, so it is going to make your life less stressful. And I think I agree with you. A lot of times माहम, time is the main issue. आपको रोज एक ही, यानी पता है बच्चे की जो वैन पिकअप टाइम है वो 7:30 है, लेकिन हर रोज 7:15 बजे उस घर में झगड़ा हो रहा होता है, बेटा नाश्ता करो। तो हम जिन चीजों को प्रीएम्प्ट कर सकते
सकते हैं वो सही क्यों नहीं करते? एक चीज़ इसमें और सिद्रा मैं ऐड करना चाहूँगी कि अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे इख्तियार से बाहर है। सामने वाला शख्स किस मूड में है, वो क्या करने वाला है, हमारे इख्तियार से बाहर है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे अपने बस में है वो है मेरा अपना सेल्फ, माई ओन सेल्फ। ठीक है, तो हम बेसिकली जो ट्रेनिंग इस वक्त दे रहे हैं पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स फॉर अ फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से, और वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स को। ठीक है, इंसान ये सीखे कि मुझे अपने आप को किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज करना है ताकि मेरे इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है वो मेरे हिसाब से मैनेजेबल मेरे लिए हो सके। ठीक है, उसमें ये चीज़ आती है कि जैसे मैंने अभी कहा कि सामने वाला शख्स आके मुझसे क्या कहेगा ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हाउ आई रिस्पॉन्ड टू इट दैट आई कैन चूज। सो व्हाइल यू आर एट इट हम डू मेक दैट डिस्टिंक्शन। हम में से कई लोग एक अनकॉन्शियस नी जर्क रिएक्शन लाइफ जी रहे हैं, यानी मुझे ठोकर लगी तो मैंने चीख मार दी, बिल्कुल, लेकिन पे ऑपरेट कर एग्जैक्टली रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क हम कैसे करें? देखो, इसमें बहुत बड़ी प्रैक्टिस जो है ना, ये भी एक स्किल की तरह है जो कि आप सीख सकते हैं। एक आम शख्स जो कि ऑटो पे ऑपरेट कर रहा है वो प्रीसेट माइंडसेट पे चल रहा है, जो कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बचपन में आपकी एक सर्टेन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट, योर कल्चर, योर बिलीव्स, आपकी तरबियत, उन सब चीज़ों पे एक सेट आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। अब जो शख्स ट्रेन नहीं है उसके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज वही सब आएंगे, यानी गुस्सा भी है, शिकायत भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, ऑल दोस थिंग्स। ब्लेम है ना बेसिकली, अपने बजाय जिम्मेदारी लेना। कभी कभार लोग इससे बड़ा ओवरवेल्म फील करते हैं कि भाई अच्छा मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे साथ गलत हो रहा है वो भी मेरी जिम्मेदारी, मैं किसी को ब्लेम ना करूं। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आप सोचें ये कितनी एम्पावरिंग बात है, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। एब्सोल्युटली, बिकॉज व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपके पास वो पावर आ गई कि आप उसे बदल सकते हैं। वरना अगर मैं ब्लेम किसी और पे डाल रही हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ गलत हो गया बिकॉज ऑफ हिम और हर, तो इसका मतलब है कि मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हेल्पलेस फील करेंगे, आप विक्टिम रहेंगे हमेशा, आपको लगेगा कि बस मैं मजलूम हूँ और मेरे साथ ज्यादती हो गई है। यू रियली हैव ओनली टू चॉइसेस, या तो आप यू ओन अप टू योर पावर एंड यू से कि अच्छा यार अभी तक ये ऐसे चल रहा था बट बिकॉज आई वाज अनकॉन्शियस, मैंने अपनी पावर किसी और के हाथ में दी हुई थी, नाउ रादर देन सफरिंग मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगी। और वहाँ पे ये जो हम बात कर रहे थे कि हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक कैसे पहुंचे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस जो है वो है अवेयरनेस की, कि आप हर लम्हे में ये सीखें। अगेन मैं वही कह रही हूँ कि एक अनट्रेन्ड शख्स ये बात नहीं समझ सकेगा या उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये कि आप इस बात की प्रैक्टिस करें टू बी अवेयर इन दैट मोमेंट, आप उस सिचुएशन से निकल के देख सकें अपने आप को, उस सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल, जब हम उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, मैं और आप आपस में किसी बात पे बहस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं अपने आप को प्रूफ सही करने के लिए, जो कि इंसान की सबसे बड़ी एक है ना, यस, के यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू बी राइट, वैलिडेट करो मुझे, मैं जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही है, जो मेरी फीलिंग्स है वो बिल्कुल सही है। तो उसमें मैं हर चीज लॉजिक और उन सब चीजों को मैं भूल जाऊंगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करना है। लेकिन हो सकता है कि अली यहाँ पे बैठे हुए और वो इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर देख सकते हैं कि इस वक्त क्या बात रीजनेबल है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, बिकॉज इमोशनली भी वो एंगेज नहीं है और एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से उस बात को देख रहे हैं। लेकिन दैट थर्ड पर्सन समटाइम्स हो सकता है आपको कोई और ना मिले, यू हैव टू बिकम दैट थर्ड पर्सन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अली, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम अक्सर ढूंढ रहे होते हैं ब्लेम करने के लिए किसी शख्स को, अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी बात पे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, एक एक्सरसाइज ये कहती है कि आप 2 मिनट के लिए रुके और आप कहें कि जिस शख्स पे भी आप गुस्सा कर रहे हैं आप उसको किस चीज के लिए इल्जाम दे रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं। कभी आपने अपने आप को पॉज करके कहा कि यार अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, ये शख्स ने मेरे से ऐसे बात क्यों की, लेकिन एक्चुअली आपको गुस्सा ये आ रहा है क्योंकि आपको फील हुआ कि आपकी इंसल्ट हुई है। सो दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, राइट? यस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि हमें बचपन से हमारी टीचर्स प्रैक्टिस कराती थी कि बिफोर यू गो टू बेड यू लाई डाउन इन बेड एंड थिंक अबाउट योर डे एंड व्हाट यू डिड वेल उसके बारे में भी सोचो एंड व्हाट यू वांट टू चेंज उसके बारे में भी सोचो। तो उसमें क्या होता था कि इन दैट मोमेंट जब कोई गुस्सा आता था, ये आता था, तो मेरी प्रैक्टिस होती थी आई वुड जस्ट गेट एंग्री ऑन एवरीबॉडी। एट टाइम्स ये भी हुआ है कि मम्मा घर में शोर कर रही है तो अपना ब्लड प्रेशर हाई करके आई वुड आल्सो स्टार्ट शाउटिंग एट एवरीबॉडी। ठीक है, वो उनके रंग में रंगना, रादर देन बिकम अ डिफरेंट पर्सन एंड द कामर पर्सन आई वुड डू दैट। देन पीपल आर ट्रिगरिंग यू, जिसको हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में ट्रिगर्स। यस, तो अब
उसका सोल्यूशन ये मैंने निकाला कि rather than getting angry in that situation, what I do is give myself time to cool, because an angry mind is a very dangerous mind. Now that is a very important juncture in our conversation that we have come in. और मेरा आखिरी सवाल मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स से यही होगा कि कई लोग जो इस पैटर्न को, इस साइकिल को तोड़ना भी चाहते हैं कि हाई स्ट्रेस सिचुएशन है, आप देखें आप अकेले ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब्स में आपकी टीम ऐसी होती है जो बड़ी हाई प्रेशर, हर वक्त ही हवलनाक रहने वाली टीम है कि उसको हर वक्त एक इमरजेंसी नाफिज है। दूसरी तरफ कई दफ़ा घरों में हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं माहम, वो काफ़ी एंग्री होते हैं, हाई स्ट्रेस होते हैं, या तो वो स्ट्रेस ले भी रहे होते हैं और दूसरे को स्ट्रेस दे भी रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो वही ऑप्टिमम यही है कि यू ट्रेन योरसेल्फ, क्योंकि आम शख्स को ये नहीं पता कि वो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करे। और गुस्से की जो अभी हम बात कर रहे हैं, गुस्से में जब आप गुस्से में जाते हैं तो आपके ब्रेन का देयर इज अ स्पेसिफिक पार्ट विच इज़ कॉल्ड हायर कॉर्टेक्स। हायर कॉर्टेक्स इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वो सही और गलत का हमें फ़र्क या तमीज़ बताता है। तो जब हम गुस्से में होते हैं आपका हायर कॉर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है और अब उस कैफियत में आप सही फैसला लेने की उस एबिलिटी को लूज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसीलिए हमने ये भी सुना है कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लो, खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, पानी पी लें, आप ये सब चीज़ें करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सिद्रा, जो आपने कहा कि उस पैटर्न को ब्रेक करना, बिकॉज एक पैटर्न अगर मैं रिपीटेडली बार बार सालों से चल रही हूँ तो वो मेरा बॉडी माइंड बन जाएगा। यानी क्या हम ट्रेनिंग के जरिए माहम उसी घर में रहते हुए अपनी फिजिकल सर्कमस्टांसेस को चेंज किए बगैर क्या इमोशनली डिटैच हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं सिद्रा, बिकॉज वही बात है कि एम्पावरमेंट आपके अंदर जब आती है जब आप इस बात के ऊपर इख्तियार रखें कि मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को और अपने फैसलों को लेके चलना है। जब मैं सुबह उठूं तो ये फैसला मेरा हो कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरेगा, रादर देन के सामने वाले शख्स ने मुझसे कोई आके गलत बात कर दी और मेरा पूरा दिन जो है वो। लेकिन इसके अंदर तो फिर अली एक एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया ना। अगर मैंने ये डिसाइड करना है कि मेरा दिन कैसा हो, फिर मुझे वो वैलिडेशन, वो थपकी, वो थम्स अप नहीं चाहिए कि आपको लम्हे बा लम्हे लोगों का ख्याल हो कि अच्छा जी मैं ये कर रही हूँ तो देखो मेरी अब तारीफ भी करो, इसको एक्नॉलेज भी करो। इससे अपने आप को रिहा कैसे करें? देखिए, जब आप ये चीज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू सेल्फ असेस योरसेल्फ, जो मैं रात को सोने से पहले की बात कर रहा था, तो जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पहले तो आप जाएंगे ना, तो यू विल व्हेन यू कूल डाउन एंड थिंक अबाउट इट, यू योरसेल्फ सी द वे आउट। आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप सोचेंगे अच्छा नहीं यार, नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, और इस चीज को नेक्स्ट टाइम ऐसे अगर होता है मामला तो मैं इसको इधर डाइवर्ट कर दूंगा। तो यू सी व्हेन यू कूल डाउन एंड व्हेन यू थिंकिंग लॉजिकली, द सॉल्यूशन विल कम टू यू डायरेक्टली। अच्छा, एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप इसके बारे में ये हो सकती है कि वो जो बुरी वाली थॉट है, जो आप देखें, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, एंड आई लर्नड इट फ्रॉम अ ट्रेनर, कि देयर इज नॉट अ गुड मेमोरी एंड अ बैड मेमोरी। यानी कोई अच्छी सोच, बुरी सोच, स्ट्रेसफुल सोच नहीं होती। आपका जहन इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सोचें प्रैक्टिस्ड होती हैं। जिस चीज़ को आपने ज़्यादा अटेंशन दी, फोकस दी, आपके बिल्कुल न्यूरो पाथवेज बने हुए हैं, आपका जहन आपको दोबारा घुमा फिरा के उस जगह पे ले जाता है, बिकॉज उसने वो सीखा हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे ही आप रिकग्नाइज करें कि अब मेरा जहन दोबारा उस नेगेटिव थॉट की तरफ जा रहा है, उसका कोई नाम रख लें, एलिगेटर थॉट, भेड़िया थॉट, जो भी आप मोगैम्बो थॉट, और उसके बाद अपने आप को खुद सिग्नल दें कि मैंने वो नहीं सोचना, मुझे कोई और काम करना है। सो फाइंड योर सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस कैन डेफिनेटली गो अवे। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप अपने आप को ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज एन एरिया ऑफ पैशन फॉर मी, मैं हमेशा ऐसे कोर्सेज, ऐसा ऑनलाइन मटीरियल भी ढूंढ रही होती हूँ। हम हालांकि मेरी बचपन की दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती भी इवॉल्व करके जो हमारी कनेक्शन है वो इन्हीं इश्यूज पे और इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा है। सो यू कैन गेट to her training programs as well, which is the COWF trainings. आप इसको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। अली के साथ भी हमारी गपशप लगती रहती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर एंड फॉर स्टार्टिंग द डे ऑन द नोट, जब आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ चैंपियन से हु आर सुपर लर्नर्स। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी ज़िंदगी में आप हर लम्हे कुछ ना कुछ सीखते हैं और ख़ास तौर पे फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन हम सब चाहते हैं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे सुपर लर्नर्स बन जाएं। वैसे भी आने वाली दुनिया में वही लोग थ्राइव करेंगे जो हर वक्त अपने स्किल्स को, अपने सीखने की सलाहियत को आगे लेकर बढ़ सकें। हमने पहले भी आपकी मुलाकात करवाई थी विद द मास्टर ट्रेनर सनिया आलम, हु इज़ अ सुपर लर्नर ट्रेनर
एंड मुख्तलिफ कैटेगरीज में ट्रेन करती हैं, जिसमें स्पीड लर्निंग है, जिसमें माइंड मैपिंग है, एंड ऑफ कोर्स इसमें मेमोरी भी शामिल है। आज आपको बताते चले हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में अपने साथ ये लेके आई हैं पाकिस्तानी चैम्पियंस को, यानी द पीपल हु हैव बीन ट्रेनिंग विद हर फॉर सुपर लर्निंग हैव एक्चुअली मेड अस वेरी प्राउड बाय कंपीटिंग इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो सबसे पहले सनिया, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसी हैं आप? I'm good, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ आज हमारे पास मौजूद हैं सबसे पहले जी किस्सा जहरा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2019 यूके में स्पीड रीडिंग चैंपियन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। आप ही के साथ यहाँ पे मौजूद हैं एमा आलम, आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एट द एशिया पैसिफिक मेमोरी चैंपियनशिप जूनियर कैटेगरी, जो कि हुई मलेशिया में। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर चैंपियन जिन्होंने माइंड मैपिंग में अपना लोहा मनवाया। शी इज द गोल्ड मेडलिस्ट एट द 2019 फ्रेंच माइंड मैपिंग चैंपियनशिप, शोमी आलम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। सो यू हैव माशाल्लाह यू नो अ होल बैंडवैगन ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली वेल। सनिया, पहले तो इन तीनों कैटेगरीज के बारे में वंस अगेन मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जब हम माइंड मैपिंग की बात करते हैं, स्पीड लर्निंग की बात करते हैं, एंड ऑफ कोर्स द आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग, डू यू नीड टू बी वेरी यंग टू लर्न दीज स्किल्स? So, जिस इंस्टीट्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल, वो सुपर लर्निंग कोर्सेज ऑफर कर रहा है और 7 सुपर लर्निंग कोर्सेज है। सो व्हाट इज सुपर लर्निंग? इज सुपर लर्निंग इज द एबिलिटी टू रीड, लर्न, प्रोसेस एंड मेमोराइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और इससे एज का कोई ताल्लुक नहीं है, बट येस स्टार्टिंग एज 7 एंड ऑनवर्ड्स एनी एज आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। और नॉट ओनली सीख सकते हैं बल्कि सीखनी चाहिए, ताकि आप अपना लर्निंग लाइफ लॉन्ग, जैसे आपने शुरू में बोला था लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो वो कैसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो है चलता रहे आसानी से। अच्छा, मुझे बताएं, चैंपियंस यहाँ पे मौजूद हैं, कैसा इज़ इट एग्जॉस्टिंग टू लर्न दीज स्किल्स? क्योंकि आम तौर पे बच्चे हमारे यहाँ, जो हमारी पेडागॉजी है, जिस तरह हम उनको सिखाते हैं, कहते हैं जी दिन में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। हम सुबह जाते हैं स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन्स जाते हैं, हमारे पास अपनी हॉबीज़ का टाइम नहीं है। द मेथड्स दैट यू आर यूजिंग, आर दे एग्जॉस्टिंग? नो, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज ट्रेनिंग्स कि ये बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं करती हैं। इट्स एक्चुअली अ वेरी फन वे एंड नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। तो उससे क्या होता है कि हम एफिशिएंटली हर चीज़ लर्न कर सकते हैं, एंड द ट्रेनिंग्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और they help make all of us, all students, so smart and intelligent, so it's not exhausting at all. So Emma, how does this compare to the regular way of learning? जो हम अपने स्कूलों में जिस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें और सुपर लर्निंग में आपने क्या फ़र्क देखा? मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट से जब मेमोरी कोर्स लिया, और क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और हर स्टूडेंट को इस कोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन इज़ मेमोरी, बिकॉज आपको एक दो बुक्स मिल जाती हैं, उसको याद रखना होता है और फिर उसका टेस्ट होता है। तो इन्हीं स्किल्स को यूज़ करते हुए मैंने कम्पीट भी किया इन द एशिया पैसिफिक मेमोरी चैम्पियनशिप, जिसमें मैंने 4 मेडल्स, 1 ट्रॉफी, एज वेल एज पाकिस्तान को 3rd प्लेस कंट्री अवार्ड मिला amongst 9 competing countries. Wonderful. And to compare this to my academic life, अभी 4 महीने में मैंने आधा दिन खुद से पढ़ के अपने O levels में 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिया था, and I got A grades. Wow. So this is such a powerful and amazing tool कि इससे बाकी मेरी हॉबीज़ में भी मुझे टाइम मिल जाता है, बिकॉज मेरी स्टडीज़ आसानी से जल्दी हो जाती हैं। How does that happen is what we are trying to crack over here. सानिया, हमने जितना मैंने माइंड साइंसेस को स्टडी किया, हमें कहा जाता है बचपन के जो पहले 7 साल होते हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। तभी बच्चे को कुछ भी सिखाना आसान होता है, बिकॉज उसको देख के बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक अ स्पंज, जो देखा उसको एब्जॉर्ब कर लिया। 7 साल की उम्र के बाद आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। अब आपको कोई भी चीज़ अगर अपनी मेमोरी को कमिट करनी है, तो आप उसको कई दफ़ा दोहराएंगे। जैसा तभी कहा जाता है कि शायद आपका लर्निंग प्रोसेस स्लो हो गया है, उसको बार बार रिपीट कर करके आप अपनी मेमोरी में बिठाते हैं। सो हाउ आर यू डूइंग थिंग्स डिफरेंटली? ओके, सो ये जो आपने 7 साल वाली उम्र की बात मेंशन किया, इसका मैं बता दूं आपको कि ऐसा होता है कि 7 साल की उम्र से पहले 7 साल की उम्र तक जो बच्चा है फॉर्मल एजुकेशन के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले वो हर किस्म की लर्निंग कर रहा होता है और उसे करनी देनी चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर दी बेस्ट लर्नर्स। अगर ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, जिस तरह चलना फिरना, इसको कहा जाता है कि बच्चा इज इन अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस एट दैट टाइम। तो जो कुछ वो देख रहा है वो उसके लाशऊर में जाके बैठ रही है बात। तो जहाँ पे सुपर लर्निंग की बात है, तो बात ये है कि आप जब
नेचुरल तरीके से सीखे, जिस तरह आपका ब्रेन डिजाइंड है, जिसको हम कहते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न, वो चीज़ नहीं सिखाई जाती कि बच्चा सीखे कैसे, वो फंडामेंटल स्किल नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से आपने बोला कि वो बार बार दोहराए तो वो सीख लेता है, जिसको ऑल्सो कहा जा सकता है रट्टा मारना। तो वो चीज़ नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप उनको ये बता दें कि वो कैसे सीख सकते हैं, कैसे वो कंटेंट को दिमाग में लेके जा सकते हैं या वहाँ रख सकते हैं और रिकॉल भी कर सकते हैं। बट यू ऑल्सो हैव शोमी विद अस। शोमी, यू आर चैंपियन व्हेन इट कम्स टू माइंड मैपिंग। किस तरह, जिस तरह कहते हैं ना कि कंप्यूटर के पास ये सलाहियत मौजूद होती है कि जल्दी से डेटा को कैटेगराइज किया, उसको मुख्तलिफ तरीके से आपने फ्रैगमेंट करके उसको स्टोर कर लिया, दैट इज़ व्हाट योर माइंड इज़ केपेबल ऑफ डूइंग। इसको सीखना कितना मुश्किल या आसान था? इसको सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई मीन इट्स माइंड मैपिंग जो है, जिसे हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ समराइजिंग, जिसके ज़रिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इट्स अ विजुअल लर्निंग टूल जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं अपनी ब्रेन में और सही वक्त पे उसको रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए उनकी किताबें होती हैं, उनके नोट्स होते हैं और उनको पढ़ के एग्ज़ाम देना होता है। सो माइंड मैपिंग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जो हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग लिस्ट ऑफ लिनियर नोट्स, माइंड मैपिंग आपको ये सहूलत देता है कि आप फन वे में जो है अपनी जो साइड नोट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, इज दिस ओनली विजुअल? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू हार्ड मटेरियल्स जिसके अंदर ग्राफ्स हैं, रिटन वर्ड है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या यू विल आल्सो बी एबल टू यूज दिस टूल व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग वर्बली? एब्सोल्युटली। जैसे जो है जो कोई लेक्चर है, एग्जैक्टली 2019 फ्रांस माइंड मैपिंग चैम्पियनशिप में मैंने हिस्सा लिया इस साल। तो उसमें जो है 2 गोल्ड मेडल्स लिए और पेरिस में था ये, और उनके मुल्क में जाके जो है उनका जो टाइटल है 2019 माइंड मैपिंग चैम्पियन, वो हमने हासिल किया फॉर पाकिस्तान, जो कि बहुत फ़ख्र की बात है। तो उसमें जो है, उसमें जो एक टेस्ट जो है वो इसी ज़रिए है कि आपको जो है 20 मिनट्स 30 मिनट्स का लेक्चर मिलता है और वो आपको एक गिवन टाइम में आपको उसको समराइज़ करना होता है। You have to reproduce the same information by effectively categorizing it. Sania, I really wanted to use this particular visit of yours for my viewers' sake. तो हम चाहेंगे कि कोई एक टिप, यानी I'm sure your course is very comprehensive. Once again, अगर आप इसमें इंटरेस्ट चाहते हैं या अगर आप समझते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं who should become super learners, there are 3 courses being offered. इसमें speed learning है जी, इसके अलावा memory skills हैं and mind mapping. And you can get in touch with the organization. उनकी details आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. But I want you to give them one tip, one learning exercise that will allow us to do any one of these things in our given time. कोई एक चीज़ जो एक तरह से ना टेस्टर हो उनके लिए कि ये कुछ कर सकता है आपका जहन, and that's why they should come and sign up for these courses. Okay, जो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी और टिप भी आप इसको कह लें कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बन सकते हैं। और हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक लंबा तरीका, एक छोटा तरीका, शॉर्टकट। और ये जो सारी चीज़ें ना वो शॉर्टकट है। अगर आप स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट तरीके से काम करना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाएं। और हमें कोई शॉर्टकट तो सिखा दो। शॉर्टकट तो फिर आप हमारे जो कोर्सेज है वो इटसेल्फ भी काफ़ी एक कोर्स तो हमारा ये देखिए, एक तो बनता है ना हमारा शॉर्टकट टिप हमारे पास होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे मुझे एक शॉपिंग की लंबी फहरिस्त मिली है जिसके अंदर 40 आइटम है। हाउ डू आई रिमेंबर दिस मोर इफेक्टिवली? ओके, सो जब आपकी 40 आइटम आती हैं, इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी है वो सिर्फ 7 आइटम्स को याद रख सकना है। 7 नंबर्स या 7 आइटम्स। तो उसके बाद जितने भी होते हैं वो आपके लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं दिमाग के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप उसको मीनिंगफुल बना देते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो जैसे लिंकिंग एक मेथड है, एक आइटम को दूसरी आइटम से लिंक करना, और यूजिंग द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन, क्योंकि इंसान जो है इट्स ऑल विजुअल और हमारी इमेजेस के जरिए हम लोग जो है इंसान सीखता है। तो अगर वो आप लिंकिंग करें, जो सबसे बेसिक टेक्निक मैं बोलूँगी मेमोरी की है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक कर दें, तो इस तरह 40 क्या आप 40,000
चीज़ें भी याद रख सकें। राइट, सो द ट्रिक इज टू एक्चुअली लिंक थिंग्स। और एक टिप जो हमें मिली कि 7 से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं वो जहन के लिए ब्लरी हो जाती हैं, बट दीज मेथड्स, दीज कोर्सेज कैन एक्चुअली हेल्प यू, जिसको मेरे ख्याल में द बेस्ट वे ऑफ सेइंग इज बिफ्रेंडिंग योर माइंड, यानी आपका जहन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। आप उससे ऐसे कन्वर्स करें, ऐसे बातचीत करें, सो दैट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ चाइल्ड। जब आप अपने जहन को अटेंशन देंगे, देयर इज नो बेटर मशीनरी इन द वर्ल्ड, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी सोच समझ की चीज़ बनाई है। एंड ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव इट एक्चुअली ऑर्डर्स। इट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको जो ऑर्डर देंगे, जो कमांड इसको देंगे, इट विल रिप्रोड्यूस दैट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच सनिया फॉर बीइंग हियर। आपके साथ किसा, एमा एंड शोमी मौजूद थे। कंग्रेचुलेशंस गर्ल्स, यू आर मेकिंग अस प्राउड एंड मे यू गो मेनी प्लेसेस एज वेल। सनिया, आपके कोर्सेज की डिटेल्स लोगों के सामने हैं। यू स्पेंड अ लिटिल टाइम हियर इन पाकिस्तान, तो स्केड्यूल को आप देख लीजिएगा। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, द इंफॉर्मेशन इज आउट देयर। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक है। ये वो हैं जिनकी वजह से हर पाकिस्तानी ड्रामे में, कहानी में आपको एक रंग नज़र आता है। यानी हम बात कर रहे हैं रकीब की, राइवलरी के जज्बे की। वैसे तो सेंस ऑफ कंपटीशन हम सारों में ही होता है, लेकिन रकीब होने की कई शेड्स आपको मिल जाएंगे। दो बहनों के बीच में भी रकाबत हो सकती है अगर उनका इंटरेस्ट या जो भी उनका नस्बुल ऐन है वो सेम हो। इसके अलावा दो दामादों के बीच में भी ये सूरत हाल हो सकती है। बेसिकली दो ऐसे लोग जिनकी मंजिल मकसूद, जिनका ऑब्जेक्टिव एक हो और वो एक दूसरे को अपना राइवल तस्वुर कर रहे हों। एक कंपटीशन भी है इसके अंदर। कभी ये इक़्तिदार की जंग होती है, कभी ये मोहब्बत की जंग होती है, कभी लोगों में अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए भी आप अपने आप को एक दूसरे का रकीब तस्वुर करते हैं। यानी आप किसी मशहूर एक्टर से अगर बात कीजिए तो वो भी कहते हैं कि भाई अल्लाह ने बहुत नवाजा है, इज़्ज़त, शोहरत, मकबूलियत सब है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनके साथ एक ही फ्रेम में खड़े होने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर हो। तो इसमें अंडरलाइंग जज्बा क्या है? हम कब किसी और से थ्रेटेंड फील करते हैं? कब हम अपनी मोहब्बत का, अपनी काबिलियत का, अपने मेरिट का एक तरह से दूसरे से मुआवजा करने लगते हैं? और क्या ये हेल्दी भी है या नहीं, या कभी कभार ये जो लाइन है वो क्रॉस हो जाती है और हम एक डार्क रेल में चले जाते हैं? इस पर बात करेंगे। आपका ओपिनियन भी हमारे साथ है, कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। और कभी बताइए कि अब जब वक्त गुजर जाता है, मिसाल के तौर पर एक रकीब जनाब जीत गए और अपनी मोहब्बत को पा लिया, उससे शादी हो गई और वो मिसेस सो एंड सो बन गई, 4 बच्चे भी हो गए, कभी पलट के देखा कि उस जमाने में जिस जिस कंपटीशन को बीट किया था, क्या वो अच्छे रहे या आप खुद अच्छे रहे? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया भाभी, किसी को कभी अपना रकीब समझा? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। मुझे नहीं लगा कि कोई कभी मेरा रकीब बना, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूँ कि अल्लाह ने जो दिया वो इतना दिया कि मुझसे, मेरे लिए वो बहुत हुआ, बहुत से भी ज्यादा हुआ, तो रकीब मुझे नहीं लगता। और दूसरा, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात की कि जो मेरा नसीब है वो कोई मुझसे ले नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो कोई मुझे दे नहीं सकता। क्या कहते हैं, नसीब से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफान, माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल चाल है आपका? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यू वर डाउन विद डेंगू। हम इतनी सारी जब डेंगू की मुहिम चला रहे थे, उसकी अवेयरनेस के लिए मेरे सबसे पहले आपके जहन में आती थी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, बट वेरी पेनफुल। आई नो इट्स, यानी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। अगेन मुझे किसी ने आज बताया कि कराची में कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे लोग फी सबीलिल्लाह वॉलंटरली प्रो बोनो पपीते के पत्ते का जूस लोगों को बांट रहे हैं, सो दैट यू नो एक प्रिवेंटिव टिप भी है। सो आई एम सो ग्लैड टू नो दैट यू फीलिंग बेटर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, यू नो बहुत सारे लोगों को याद होगा, मैं एक शो किया करती थी माइंड द गैप के हवाले से, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसकी एक फ्रेटर्निटी हो गई थी। उस जमाने के जितने डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, मेरे कबीले के जो लोग थे ना, बच्चे, मैं उसमें बुलाती थी। अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और उनको देख के बड़ी खुशी होती है। दे हैव डन वेल फॉर देमसेल्व्स, कुछ ब्रॉडकास्टर्स बन गए हैं। उन्हीं में से एक नाम है एहसन उमर। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। इतने अरसे के बाद तुमसे मुलाकात हुई, बीच में तुम्हारा मैं देख रही थी, यू हैड बिकम, यू जॉइंड बोल एज अ जर्नलिस्ट एज वेल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर
पे डिजिटल मीडिया से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, उसका अपना ही मज़ा होता है। हाँ। जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और आपको नए नए एक्सपीरियंसेस रोज़ होते हैं। अभी आप आज रकीब की बात करेंगी तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकर्स डिबेटर्स के लिए बड़ी नेचुरल ट्रांजिशन है टू मूव टुवर्ड्स मीडिया एंड टू एंगेज विद पीपल। सो ग्लैड टू सी दैट यू आर डूइंग वेल। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हुमैरा आप क्या समझती हैं ये राइवलरी रियल होती है और कितनी परसीव्ड होती है? रियल बहुत है, रियल बहुत है, बहुत पेनफुल भी है। सही। क्योंकि किसी को खुला अपना रकीब जाहिर करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, लेकिन छुप के वही चीज़ करना, अंदर ही अंदर वो कंपटीशन करना और अगले से अपने बराबरी के ऊपर आ जाना बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, जो लोग रकीब होते हैं वो तो बेचारे बड़े पेन से गुजर रहे होते हैं बिकॉज दे ट्राइंग टू वो समबडी। जिस शख्स के पीछे ऐसे 2-3 लोग होते हैं, वो एक दूसरे में राइवलरी का भी जज्बा है, आर दे फीलिंग वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स? दे फील गुड अबाउट इट बट दे आर वेरी इश्यूलेस देन। हाँ। उनको एक थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम बूस्ट मिलता है कि यू नो कि वी आर गुड इनफ, हमारे अंदर इतना कुछ है कि हमारे रकीब आसपास इतने हैं। हाँ। तो उनके लिए बड़ा आसान है। हाँ। बट टॉकिंग अबाउट द रकीब, उनकी तो फिर स्लीपलेस नाइट्स, फिर उनका हर वक्त ही लिटरली वो एज अ कंपल्जन दिमाग पे चल रहा होता है। दिन में बहुत दफ़ा चीज़ें आती हैं, दिन में बहुत दफ़ा रातों को विजुअल्स आते हैं, फिर यू नो प्लानिंग हो रही होती है कि ऑब्सेस कर रहे हैं ऑब्सेस हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा मोहब्बत में कभी किसी को अपना रकीब समझा या पाया? अच्छा, यही सवाल आप मेरी तरफ क्यों लेकर आए? बस ऐसे आपसे कर सकती हूँ ना, बाकी देखिए खवातीन है, मेरी बड़ी बहनें हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, आपसे कर सकती हूँ। वैसे आजकल जो है ना ये मौजू आपको पता है सोशल मीडिया पे एक खास ड्रामा है जो ट्रेंड कर रहा है। हाँ। और उसके अंदर यही चीजें दिखाई गई हैं और नौजवानों में अचानक से इसकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। देखिए होता है, और मैं समझता हूँ कि जब आप यंग होते हैं उस वक्त आपकी राइवलरी ज्यादा बढ़ जाती है, आप हर किसी को अपना रकीब समझना शुरू कर देते हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप ये मोहब्बत वाले मामलात में हो, इवन चाहे आप अपने घर में हो, आपको लगता है कि यार कोई ना कोई मेरा राइवल जरूर वहां पर मौजूद है और हर वक्त आप एक कंपटीशन में खुद को समझ रहे होते हैं। इस चक्कर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आप लूज कर देते हैं। एक वो है ना मुहावरा, व्हेन यू से कि इफ यू रियली लव समवन सेट देम फ्री, इफ दे कम बैक, वो आपके थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इफ दे कम बैक देन नोबडी वांटेड देम, किसी और को उसकी जरूरत नहीं थी, तभी वो लौट पलट के आपके पास आता है। आलिया भाभी क्या बहुत सारे बूढ़े बेचारे हमें ऐसे अकेले नजर आते हैं कि फिर वो जो बेगमात हैं वो बच्चों के साथ लग जाती हैं और वो अखबार लेके कहीं बैठे ही रह जाते हैं। और ये कुदरत का कानून है। देखिए, आप अगर अच्छी चीज की कदर नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो चीज आपसे छीन ली जाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह बाकी जिन लोगों में हसद का जज्बा होता है वो हर दूसरे इंसान को अपना रकीब समझ लेते हैं, चाहे वो रकीब हो या रकीब ना हो। और इस सारे जज्बे के तहत आप अपनी पॉजिटिविटी को कम कर रहे होते हैं। जितनी जल्द हो आप इस कैफियत से निकलिए, आप अपने अंदर पॉजिटिव चीजें लाइए। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खुसूसियात होती हैं, अगर हम अपनी खुसूसियात को फोकस कर ले तो हम उनको बढ़ाएंगे। और अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ना, यानी अगर हसद का जज्बा हम उसको बढ़ाएंगे, हम कहेंगे ये भी रकीब, ये भी रकीब, ये भी, तो फिर क्या होगा? आपके पास अपने आप को मनवाने का टाइम कितना रह जाएगा? कंपटीशन, सीधा एक आखिरी जुमला, कंपटीशन अपने आप से कीजिए। हाँ। आपका आने वाला हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, अपने आप को देने वाला बनाइए। सामने रकीब रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक टिपिकल ट्रायंगल की बात करें, इसी ड्रामे का जिसका एहसन ने जिक्र किया, मुझे उसका एक डायलॉग बड़ा पसंद आया था। उसमें उन्होंने कहा कि जी मर्द की जिंदगी में झूठ बोलने की एक खास टाइमिंग होती है। वो टाइमिंग नहीं, वो मुझे नहीं पसंद आया भाई, वो कीमत नहीं वायरल हुआ था, लेकिन ये बड़े मजे का डायलॉग। उन्होंने कहा मर्द की जिंदगी में झूठ बोलने की एक खास टाइमिंग होती है, और वो टाइमिंग ये होती है जब कोई और खातून उसको टाइम देने लगे। और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इसमें 3 लोग बन गए ना। एक वो शख्स जो रकाबत को एंजॉय कर रहा है, बल्कि कहा जाता है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की एक बड़ी खासियत यह है कि वो लोग ट्रायंगुलेशंस क्रिएट करते हैं। हुमैरा यानी जानबूझ के एक मर्द चाहे ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी हो, किसी और खातून की तारीफ करना या अपना बताना कि वो मुझे अटेंशन दे रही है, जस्ट टू मेक द पर्सन जेलस। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो क्रिएट करते हैं रकाबत? अपनी इंपॉर्टेंस भी तो बढ़ानी होती है ना। हाँ। तो रकाबत आप जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, आप कैसे शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हैं, या आप अपने एरिया में या अपनी फील्ड में या अपने किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर अच्छे हैं। अगले को तो आप नीचे दिखाकर ही अपने आप को अच्छा रखेंगे ना। सो द नीड टू लुक गुड योरसेल्फ
इज सेपरेट, लेकिन रकाबत में अगले को फिर नीचा दिखाने के लिए भी आप अपने आप को जरा ऊंचा दिखाते हो। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, और हमारा बहसियत एक माहिर नफ्सियात इसको ज़्यादा डिस्प्ले करेंगी। ये बड़ी एक ख़ास फितरत होती है, ख़ास वे ऑफ लुकिंग एट इट, जिसको हम कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है। ये ट्रायंगुलेशंस जो क्रिएट की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि दो रोमांटिक इंटरेस्ट में की जाए। अक्सर मर्द हजरात ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपनी बीवी और अपनी अम्मी के बीच में भी। तो वहाँ पे क्या कहेंगी आलिया भाभी? मैं इसमें पहले इस चीज़ पे ज़रूर बात कर लूँ कि बहुत सारी तलाक़ें सिर्फ इसलिए हो जाती हैं और हो गई कि ये उसके मेरा शौहर फलाने के साथ इन्वॉल्व था। देखिए, मर्द, मैं सपोर्ट नहीं कर रही मर्द को, लेकिन मर्द बाहर निकलता है। आजकल के माहौल में बहुत सारी चीज़ें हैं और हो सकता है कि किसी औरत ने कई दफ़ा, शायद वही वाली बात जो नहीं कि ड्रामा में बहुत कुछ आ रहा है कि किसी को बेइज्जत कर दिया, किसी औरत को आपके शौहर ने बेइज्जत कर दिया या आपकी वजह से कह दिया, तो फिर वो आपको टारगेट कर लेती है। उसका मकसद आपके शौहर से शादी करना नहीं होता, या आपके शौहर का मकसद भी शादी नहीं होता, बस वो सिर्फ आपकी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। तो औरत को इस किस्म की इनसिक्योरिटीज, किसी को भी नहीं, लेकिन इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। अगर शौहर आपका है, वो बाहर किसी से बात भी करता है, तो इतने इनसिक्योर ना हो जाए कि आप अपने रिश्तों को खत्म कर लें। क्योंकि कितने केसेस में मैंने देखा कि उस मियां बीवी में रिश्ता टूट गया, लेकिन जिसके शक की बुनियाद पर आपने ये रिश्ता खत्म किया था, उस आदमी ने उससे भी शादी नहीं की। लेकिन चलें, लेट्स टेक अ मेल पर्सपेक्टिव ऑन दिस। ऐसा आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें चलें हस्बैंड प्रोबेबली इज नॉट इन्वॉल्व समवेयर एल्स, लेकिन वाइफ को ये फील हो रहा है कि यार कुछ शी इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, क्या करना चाहिए एक हस्बैंड को? एज अ मैन व्हाट शुड ही डू? कट कॉर्नर्स, या उसको चीज़ों को कर्टेल करे, जो चीज़ वाइफ को बुरी लग रही है उस पर ध्यान दे, या अपनी काम का चीज़ों का उसके पास तो 100 बहाने हैं जी कि मैंने तो निकलना ही, काम करना ही है। बातचीत हर मसले का हल है। मेरे ख्याल से बैठें, समझने की कोशिश करें एक दूसरे को, शकू को शुबात देखें रहते हैं, और ख़ास तौर पे ये रिश्ता ही ऐसा है मियाँ बीवी का कि इसमें ये जो शक वाली चीज़ है ना, इसको आते हुए देर नहीं लगती। इन्होंने तो फिर भी बात की कि जो मर्द हज़रात बाहर निकलते हैं, जाहिर है वो वर्क प्लेस पे उन्हें ख़वातीन मिलती होंगी, उनके सर्कल का पार्ट बनती होंगी, लेकिन अब जो वर्किंग वुमेन है जो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, अब यही चीज़ ना मर्द भी सोच रहा होता है, वो शौहर भी ये सोच रहा है कि यार अगर मेरी बेगम जो है वो काम करने के लिए जा रही है ऑफिस, तो वहाँ उनके 10 तरह के दोस्त बनते होंगे, तो ये फीलिंग तो उसके अंदर भी है। लेकिन बड़ी वो उसको कहते हैं कि बारीक बीनी से देखते किससे बेतकल्लुफी है, इसने इतने बजे मैसेज क्यों किया। हालांकि जो चीजें अपने लिए रूल्स लागू होते थे कि भाई काम है, अब तो कोई डेफिनेट आज नहीं रह गए, कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कल बोर्ड मीटिंग है, तो चलिए जी रात के वक्त भी मैसेजेस आ रहे हैं। यही चीज जब खातून के साथ होती है तो मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्या वजह है? इक्वालिटी आई गेस। आजकल तो खासतौर पर फेमिनिज्म का इतना जमाना है कि बंदियां तो चाहती हैं कि जो बंदों के साथ हो रहा है वो बंदियों के साथ भी हो। लेकिन यस, आई गेस समझने वाली बात है यही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे ने कम्युनिकेशन का कहा, इतनी हो कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड अगले को पता हो कि हो क्या रहा है। डाउट तभी क्रिएट होता है रिलेशनशिप में व्हेन यू लीव, when you drop signals and hints। जब आप खुल के बात करोगे नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, फोन इस वक्त क्यों आ रहा है, क्यों इतना लेट काम करना है, तो 10 चीजें 10 मसले खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हमारी अभी तक गुफ्तगू पहुंची है। कभी कभार आप अपने गुस्से को या अपने जज्बाती होने से अपने रकीब का फायदा कर देते हैं। इस पे जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो आलिया भाभी भी कह रही थी कि गुस्से में इतने पागल ना हो जाएं कि मिसाल के तौर पे जी अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड किसी से खैर ज़रूरी बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी है, आप उसके वर्क प्लेस पे पहुंच जाएं, आप वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, मार पिटाई शुरू कर दें, इससे फ़ायदा यू विल लुक लाइक द क्रेजी पर्सन, और जाहिर सी बात है सिंपथीज़ वो दूसरी खातून के साथ ज़्यादा हो जाएगी। इस पर ज़रा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस तरह आप कभी कभार अपने गुस्से या जज्बाती होने से अपने रकीब का फ़ायदा कर देते हैं। फैमिली में मैरिजेस का काफ़ी रुझान है, अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कज़न्स में काफ़ी मैरिजेस होती हैं। तो अक्सर ये भी देखा गया है कि कोई बहुत प्यारा कैंडिडेट है या प्यारी कैंडिडेट है तो उसके पीछे 2-3 कज़न्स होते हैं, वो एक बड़ी हार्मलेस सी रकाबत और राइवलरी होती है। अलीमा भी क्या कहेंगे, वो तो बड़ा क्यूट सा सीन होता है। हार्मलेस तो नहीं होती वो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। नहीं, वो तो इतनी खतरनाक रकाबत है क्योंकि वो रिश्ते कभी खत्म ही नहीं होते। आप इतने क्लोज हैं कि जिंदगी भर आपके साथ चलते हैं। और हमारे यहाँ रिश्ते इस चीज पे बहुत तकलीफ उठाते हैं कि अगर किसी लड़की का रिश्ता किसी एक कजन के साथ आए और शादी किसी दूसरे कजन के साथ हो जाए, वो जिंदगी भर उससे बात नहीं कर सकती। अगर करेगी तो इसके मियाँ को इनसिक्योरिटी ही रहेगी। इनसिक्योरिटी सिर्फ औरतों को नहीं होती,
मर्द क्योंकि औरत को अपनी जागीर समझते हैं तो इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। औरत आमतौर से डिक्टेट डायरेक्टली नहीं करवाती, इनडायरेक्टली मर्द को डिक्टेट करवाती है। मर्द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली औरत को डिक्टेट करवा रहा होता है, तो वो इस किस्म की कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर औरत ने अगर पिसना है तो पिस के उसने घर के अंदर ही रहना है। अच्छा चलो घर से बाहर चली भी गई तो वापस आकर उसको घर के सारे काम करने हैं, लेकिन आजाद मर्द घर से निकल भी जाता है, फिर उसको वापस आए या वापस ना आए, एक मुहावरा कह के छोड़ दिया जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला ना कहें। मर्द लड़कर जब घर से बाहर जाए तो उसको कहा जाता है कि जब वापस पलट कर आ रहा है तो बहुत ज्यादा प्यार का माहौल देना ताकि दोबारा घर से बाहर ना जाए। और औरत बन जाओ और वेलकम लिखा हो आपके। लेकिन आप देखिए ना कि बैलेंस नहीं है। औरत अगर घर से बाहर नाराज होकर निकलती है तो कहते हैं घर के दरवाजे बंद कर दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये घर से बाहर बसाने वाली नहीं जब आप इतने खूबसूरत रिश्ते में, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ, और उसके बाद जब आपकी औलाद हो जाती है, लेकिन जब आप इतने ज्यादा बैलेंस को हटा देंगे, इतने ज्यादा आप मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनाएंगे तो फिर औरत फेमिनिज्म की तरफ जाएगी। और देखिए जो कैफियत, मैं बहुत पीछे चली जाती हूँ, मैं सदी 2 सदी की बात करती हूँ, उसमें कई नस्लें आई, एक नस्ल ने दूसरी को पैगाम दिया, दूसरे ने तीसरे को, तो होते होते आज की बच्ची से जब हम बात करते हैं तो लगता है वो बहुत ज्यादा मजलूम हो गई है, वो बहुत परेशान हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि जेनरेशनल ट्रॉमा है, यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं कि मेरे साथ क्या घट रहा है, मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि मेरी वालदा ने क्या सहा या मेरी नानी ने क्या सहा या उससे पहले जो रवायात चली आ रही हैं। लेकिन मेरा लाइन ऑफ वर्क में यही देखा है कि अगर एक बंदे ने एक वर्क प्लेस में रकाबत की है किसी एक रिलेशनशिप के साथ, वो उसकी नेक्स्ट वर्क प्लेस वो फिर पैटर्न चलता आ रहा है, वो फिर उनको खुद समझ में नहीं आती कि उनके साथ मसला है क्योंकि वो इस कंपटीशन में इस ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर क्यों फंस जाते हैं। अच्छा, कभी कभार लोग गिव अप भी करते हैं। आई वांट टू कम टू दैट, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कभी नहीं भूलता कि धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ का किसी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई चांस ही नहीं था, आगे देखो हेमा मालिनी थी। तो यानी सम पीपल गिव अप एंड सम वुमेन गिव अप थिंकिंग कि यार जो मेरा रकीब है ना वो उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। आई टोल्ड यू ना, इट्स पेनफुल, द फाइट इज नॉट इजी। जब आप नहीं बर्दाश्त कर सकते फिर आप कहते हो छोड़ दो, रख दो, फिर उस वक्त आप कहते हैं कट योर लॉसेस, फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार दूसरी शादी कर ले, मुझे ना छोड़े, या मेरा दर्जा पहली वाइफ वाला रहे, या मुझे मेंटेन करता रहे। बट द क्वेश्चन अराइजेस, जिस तरह हम कहते हैं ना कि यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस, एक खातून अगर वो रियलाइज कर रही है कि कोई रकीब है या वो राइवलरी फील कर रही है, चाहे वो अपनी नंद की तरफ हो, अपनी सास की तरफ हो, या कोई एक्स थर्ड पार्टी आ जाए, करना क्या चाहिए उसको हुमैरा? बंदी की तरफ से नहीं, अपने आप को, यानी शी नोज कि हर हस्बैंड्स अटेंशन इज डिवाइडेड, समबडी एल्स हैज एक्सर्टेड पावर। असल में हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, सारा काम वहीं खत्म होता है। वेयर द कंपटीशन एंड द कंपैरिजन कम्स इन, फिर देन देयर इज नो एंड टू इट। आपको नोइंग कि माँ एक जगह पर है, अपनी हैसियत एक जगह पर है, हमारे अपने गुड पॉइंट्स क्या हैं, उनके अपने गुड पॉइंट्स हैं, उस गैप को समझते हुए व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, not coming up on your weaknesses but working better on your strengths, तब जाके ये गैप थोड़ा खत्म हो सकता है। बिकॉज एक अगले, लाइक आई सेड, फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर अब माँ के साथ है या सास के साथ है, फिर शायद नंद के साथ हो जाए, फिर शायद बच्चों के साथ हो जाए, तो द पैटर्न इन द पर्सन। आई ऑलवेज हैव दिस वन क्वेश्चन, राइवलरी की सिचुएशन खास तौर पे जो मैरिड कपल्स होते हैं, ऐसा आपको क्या लगता है बीइंग अ मैन, जो खवातीन किसी मैरिड शख्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं, ऑब्वियसली वो भी ऑब्सेस कर रही होती है, उनका भी एक पॉइंट आता है व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू द फर्स्ट वाइफ कि भाई मुझे भी शादी दो, मुझे भी माशरे में एक हैसियत दो। उनकी पहले साइकी क्या होती है? इज इट एक्साइटिंग फॉर देम? आर दे लुकिंग एट अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड मैन? खुद भी कई दफ़ा देखा गया है कि काफ़ी प्रोफेशनली साउंड होती हैं, जहाँ देखा हुआ होता है, ये नहीं कि बेचारियाँ कोई कम है स्टेटस में। Why do they get involved with a married man and put themselves in a situation जहाँ पे उनका एक राइवल ऑलरेडी मौजूद है? असल में देखिए, हमारी सोसाइटी ने काफ़ी सारे ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं जिसमें हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब जैसे आपने बात की कि अगर एक मैरिड बंदा है, उसके साथ भी उसको भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोई खातून उसकी तरफ भी मुतवज्जो हो रही हैं, और उसके बाद दूसरी शादी का हमेशा ऑप्शन रहता है। वो इसीलिए ज़ाहिर है वेल एस्टैब्लिश्ड होगा तभी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना ज़्यादातर देखा गया है जो बेचारे कंगले टाइप शौहर होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। हमेशा वेल एस्टैब्लिश्ड के पास ऑप्शंस रहते हैं। हाँ। दूसरा देखें, हम लोग तो फिर भी बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। मैंने तो लोगों की चैट्स डिलीट होते हुए देखी हैं। इतना ज़्यादा ये रुझान हमारे माशरे में बढ़ गया है कि चाहे वो कहते हैं आजकल उसके लिए नया टर्म है इमोशनल चीटिंग। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली किसी के साथ वक्त स्पेंड कर रहे हो, अगर आपने एक कंधा तलाश कर लिया जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, इवन दैट इज सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग टू योर पार्टनर। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो लैक करता रहेगा, आपको हर वक्त तो हर चीज
अप्रोप्रिएट नहीं मिलती रहेगी। कहीं पे इमोशंस लैक करेंगे, कहीं पे फिजिकल पना लैक करेगा, कहीं पे फाइनेंशियल लैक करेंगे। समथिंग न्यू, आपकी शादी 10-12 साल पुरानी हो गई है, आपको लगता है कि यार आप सब जानते हैं उसके बारे में, अगला बंदा अगर अटेंशन दे रहा है तो इट इज वेरी इनकरेजिंग। अली भाभी, लेकिन हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस कहानी को वहां पे कि भाई हमारे यहाँ डिबेट क्या हो जाती है, भाई इसमें क्या मुज़ायका है, शरीयत आपको इजाजत देती है, दूसरी शादी हो गई है, पसंद आ गई थी, अंडरस्टैंडिंग हो गई, देखो एक गुनाह के बजाय एक इज्जतदार रिश्ते में बंध रहे हैं। सवाल ये है कि जब वो अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी तब तो किसी ना किसी के साथ बेवफाई और धोखा हो रहा था ना, व्हाट वाज हैपनिंग देन? यही तो वो पॉइंट है कि हम इस्लाम में या अगर हम मजहब की बात करते हैं, या तो हम पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उसमें से खाली वो वाली चीजें निकालें जो हमारे मतलब की हैं। यानी अगर आदमी है या औरत कोई भी इंसान है अपने मतलब की चीज निकाल के दूसरे के हुकूक को खा जाए, फिर तो ज्यादती है। कलाम पाक में इजाजत के साथ जो भी चीज जब कंडीशनल होती है ना, तो उसको बहुत गौर व फिक्र उस पर करना चाहिए। 4 शादियों को अल्लाह ताला ने कंडीशनल बनाया, रखी तो सिर्फ एक ही शर्त है, लेकिन वो इतनी मुश्किल शर्त है कि अल्लाह खुद कहता है कि इसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, कि आप इंसाफ करेंगे। तो जब आप इंसाफ की तरफ आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं इंसाफ। फिर लोग कहते हैं कि भाई हम औलादों में भी तो इंसाफ नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह जानता है कि माँ बाप के लिए औलादे सब बराबर है, तो उन्होंने उन पर ये कंपल्शन नहीं रखी कि सब औलादों को इक्वल करे। फिर और बहुत सारे ऐसे काम हमारे मजहब में है, क्या आप नमाज पूरी पढ़ते हैं, ज़कात पूरी देते हैं, रोजे सारे रखते हैं, वो जो बेसिक चीजें हैं कि आप उनको पूरा। आपकी जो बीवी है, पहली बीवी, जब तक आपने दूसरी नहीं की कि आप उसके साथ ईमानदार रहे थे, अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया था। ये ईमानदारी वाली बात, ये मेरे ख्याल है आलिया भाभी इसको स्ट्रेस करना जरूरी है कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने अपनी पहली बीवी को उस पॉइंट पे ले आया कि भाई अब तो शादी करनी है, बेहतर एहसन तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं तो आपने कोताही की है। एक जुमला में इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि सुनने में हमेशा मिलता है कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वो एक से ज्यादा बीवियां रखे। ये मैं कहती हूँ चलो दौलत के उसमें तुम कह रहे हो, लेकिन क्या वो अपना वक्त भी उतना ही दे सकता है? अफेक्शन, और जो एक के साथ वफादार नहीं रहा, इस चीज की श्योरिटी बहुत कम हो जाती है कि वो दूसरी के साथ वफादार होगा। बल्कि आमतौर से देखा गया है कि जो पहली के पास से दूसरी के पास जाता है, जब वहां से तीसरी के पास जाता है या अगर उसकी वहां पिटाई हो जाती है तो वापस कहता है कि यही बेहतर थी जो अल्लाह ने पहले मेरे नजर में। मेरा एक पॉइंट लीजिएगा। अच्छा, होता यह है कि हम लोग सारी ना हमेशा से मैंने देखा, क्योंकि ये हमेशा मर्द और खवातीन के दरमियान डिबेट रहेगी, 4 शादियां और ये वो, लेकिन देखिए मैंने अपनी लाइफ में अच्छी एग्जाम्पल्स भी देखी हैं जिसमें अदल का मामला भी हो रहा है, चारों के साथ चलें, 4 नहीं है 2-3 भी तो हो सकती है ना, हम एकदम से 4 पे चले जाते हैं। अबे भाई 2 भी अभी तो हो सकती हैं उसकी। उसने दोनों के साथ अदल का मामला रखा हुआ, दोनों को वक्त भी सही दे रहा है। अच्छा, फिर एक चीज और भी है, देखें हर तीसरे घर में क्या रोना चल रहा है इस वक्त, भाई रिश्ते नहीं आ रहे लड़कियों के, उनकी उम्रें निकली जा रही हैं। लड़कों का भी कसूर है इसमें, लड़के शादियां वक्त पे नहीं कर रहे, या उनको पता है कि यार अब तो 30-35 से पहले हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसा एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले तुमसे करना चाह रही हूँ, अगेन द सेम ड्रामा जो आजकल बड़ा रेव बना हुआ है और रकाबत और राइवलरी उसके अंदर निकल के आई है, मुझे ये बताएं कि फिर उसूल तो एक जैसे होने चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पे हमेशा हमारी स्टोरी टेलिंग में, हमारे नैरेटिव्स में ये दिखाया जाता है कि मर्द अगर दूसरी शादी कर लेता है तो ठीक है, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरी बीवी उसको टफ टाइम देती है, लेकिन इवेंचुअली वो भी मान जाती है पहली बीवी की तरह, उसकी आखिर फिर भी अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड जितनी स्टोरी टेलिंग में आपने ये दिखाया कि इफ अ वुमन हैज ट्राइड टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, वो तो बेचारी बदहाल बेहाल, उसका मिजरी नहीं खत्म होने वाली। ने देखें कितने अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ मामला निपटाया कि आप जाना, अब उसको बकायदा उस बंदे को घर में इनवाइट किया, चाय पिलाई, खुद चाय बना के लेकर आ रहा है, मतलब इतना अच्छा तो पोर्ट्रे कर दिया। फिर भी एक चीज मैं यहाँ ये बताऊं कि बहुत सारी औरतें जैसे विडोज होती हैं, हमेशा कहा जाता है, बेशक हमारे मजहब में भी इस चीज का है कि आप बेवा से या तलाक याफ्ता से आप शादी करें और पहले करें, लेकिन मेरे पास शेल्टर में इतनी विडोज इस तरह की खवातीन आती हैं, वो रोते हुए कहती हैं कि हमारे लिए हमारा पहले ही शौहर बहुत था, हमारे ये बच्चे हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी हैं, हम ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली कोई हमें हमारे पैरों पे खड़ा कर दे, तो हम अपने पहले शौहर की याद के साथ और अपने इन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन यही औरत जब सोसाइटी में इज्जत से निकलती है तो सोसाइटी या तो उसको गर्लफ्रेंड बनाने पे जोर देती है या फिर उसको निकाह पे जोर देती है। अगर वो अपने बच्चों के साथ सेफ अपने आप को महसूस करती है तो क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता उस औरत को जिंदा रहने देने का हक आप दें कि वो आपसे निकाह ना करे या आपकी गर्लफ्रेंड ना बने, आप उसको मिसयूज ना करें और वो सोसाइटी में अपने बच्चों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाभी एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो मैं थोड़ा फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हुमैरा से पूछने की कोशिश करूंगी कि द पीपल, देखिए राइवलरी किसी को नहीं पसंद, हम चाहते हैं कि हुएवर इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, वो सिर्फ आपकी तरफ ही मुतवज्जे हो। फिर क्या सोचते समझते हुए या लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से खवातीन ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं जो ऑलरेडी
ऑलरेडी एक सेटअप में हैं, ऑलरेडी उनका पार्टनर है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी हम बात कर रहे थे कि राइवलरी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज ऐसी बात है वो जो रकाबत का जज्बा होता है जिसमें आप जलते हैं और यकीनन ना आपको दिन को चैन है, अगर वो शख्स आपके साथ भी है तब भी आप इस फिक्र में हैं कि पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा है। लोग जानते बूझते हुए अपने आप को ट्रायंगुलेशन में क्यों डालते हैं? अगर आप किसी ऐसे कन्फ्यूज इंसान के साथ हैं जो फुली ना आपके साथ है और अगली चीज़ को भी मेनटेन कर रहा है, अपनी मजबूरियाँ गिनवा रहा है, तो आपके लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा क्या कहेंगी, if somehow a person has found themselves in a triangle, अपने आप को उस ट्रायंगल से निकालें कैसे? पहले तो आप देखें ट्रायंगल में वो फंसते क्यों हैं। दे नीड सेफ्टी जी, एंड दे फील कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बेटरमेंट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये दो चीजें हैं जिसमें आप ट्रायंगल के अंदर फंसे रहेंगे अपने कंपटीशन में कि या मैं थोड़ा सा सेफ फील कर लूँ, या मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, या मुझे कहीं से सिक्योरिटी मिल जाए। चाहे एडमायर तो हम सब करते हैं ना। मिसाल के तौर पे अगर हमारी कोई फ्रेंड है एंड हर हस्बैंड इज वेरी केयरिंग, बहुत उसके साथ अच्छा रवैया रखता है, लोग उसको एडमायर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, देन दे बिकम ऑब्सेसिव कि ये चीज मुझे भी चाहिए, एंड देन दे ट्राई वो आप बाउंड्री को, एक बाउंड्री को क्रॉस करते दूसरे को करते हैं। एंड यूजुअली देखा गया है कि ये आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ही कर रहे होते हैं, आपका कोई रिश्तेदार ही होगा या आपकी अपनी बेस्ट फ्रेंड होगी हु इज ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व विद योर हस्बैंड। फिर वही बात आ जाती है ना कि इधर यू वांट सम बेटरमेंट, इतना काफी नहीं है तो और उसमें बाउंड्री टूट जाती है। सही। अब अगर आप रकीब बन भी रहे हो और आपको एक हद तक पहुंचना है, लेट्स से आपका इधर और आप इधर आ गए हो, बट दैट डजंट फिनिश देन। फॉर सम पीपल वो लैक ऑफ बाउंड्रीज इतना हो जाता है कि उनको अपनी हद बार बार तोड़ने में और पार करने में एक मजा चढ़ जाता है कि अब ये लेवल मीट हो गया, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। नफ्स की तस्कीन जो है वो सबसे खतरनाक है। सबसे बेहतर ये कि हम अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें। जैसे ही हम नफ्स के गुलाम हो गए, फिर नफ्स हमें बज़ाहिर हम दुनिया को कोई भी अल्फाज अदा कर रहे हो, लेकिन कोई खवातीन यानी जो तकलीफ हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए हम बार बार बात करते हैं कि मर्द ने इंसाफ करना है, लेकिन बहैसियत एक औरत आप दूसरी औरत को ये तकलीफ और गम कैसे दे सकते हैं? व्हेन यू नो, या तो आप किसी, या तो हम मान लेना कि मर्द झूठ बोलता है, बीच में उसने आके सिंपैथी गेन की है या आपको कोई ऐसी बात की कि जी मेरी बीवी से नहीं बनती, फलाना है, धमाका है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि बीइंग अ वुमन, हाउ कैन यू पेन अनदर वुमन लाइक दैट? देखिए, जब अपने मफादात किसी के मफादात से टकराते हैं ना, तो आप अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। हाँ। आप आमतौर से सोसाइटी में देखिएगा कि जो बॉसेस हैं उनकी दूसरी वो जो छुपी हुई शादियां होती हैं वो किन से होती हैं? दरअसल जो दूसरी औरत आपकी जिंदगी में आती है वो मोहब्बत, आमतौर से मोहब्बत के लिए नहीं आती, वो आपसे आपके पैसे के लिए आती है, आपकी शोहरत के लिए आती है, किसी खास टारगेट को रख के वो आपकी जिंदगी में आती है। मजबूरी भी होती है। मजबूरी, देखिए मजबूरी में क्या होगा, मजबूरी में वो जो हम रिएक्शंस देखते हैं ना दूसरी बीवी के, वो नहीं आते, ये वही रिएक्शंस होते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि दूसरी बीवी का सुकून, वो सुकून उसको इसलिए मिल रहा होता है कि उसने टारगेट ही किया होता है कि इसको जैसे दूसरी बीवी आमतौर से उस वक्त लड़ नहीं रही होती, पहली खुलकर लड़ती है क्योंकि उसको लगता है उसके ऊपर दूसरी आई है, जबकि दूसरी को ये लग रहा होता है कि मैंने तो ये काम किया। इंसान का जमीर उसको सब कुछ बता रहा होता है, तो उसका जो पर्पज होता है ना, उस इंसान की मोहब्बत आमतौर से नहीं होती, वो देखकर उसने गेम बिछाई होती है और वो उस गेम में और हो सकता है। चले 2 मिनट के लिए भी तसव्वुर करें कि पैसे के लिए नहीं भी है ये गेम, आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आपकी वो चाहत बन गया, तो यू जस्ट वांट टू हैव द पर्सन। मोहब्बत के पीछे हम बार बार इसलिए नहीं जा सकते कि मोहब्बत तो सबको ही होती है, और मर्द बेचारे अपने मुंह से खुद कहते हैं कि हमें बार बार होती है, एक दिन में 10 बार होती है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ प्लीज मोहब्बत इसमें ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी लगता है कि शुरू में यू हैवंट सीन द अगली साइड ऑफ इट। ऐसा लाइक मिसाल के तौर पे वो जो दूसरी है उसने अभी तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रूप देखा है, वो जो बीवी रो रही है, पटक रही है, चीख रही है, आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो कितनी जज्बाती खातून है। लेकिन जब आपके लिए टेबल्स टर्न होती हैं एंड यू बिकम द सेकंड वाइफ और आप वही प्रॉब्लम से गुजरते हैं, द हनीमून फेज इज ओवर, तब किसके लिए ज्यादा तकलीफ दे? सेकंड वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, या वो पहली वाइफ जिसने बेचारी ने इक्तफा कर लिया सिचुएशन? देखिए हस्बैंड के लिए तो तकलीफ है ना।
मर्दों की साइड, देखिए उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई ना, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले अगर वो सिर्फ एक का ख्याल रख रहा था, उसने दूसरी का ख्याल भी रखना है, और वही अदल वाली बात के टाइम भी देना है और अपनी सैलरी के 2 पोर्शन सब उसने बना देने, दोनों का ख्याल रखना है, इक्वली डिवाइड करना है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि आप जिस फेस में होते हैं पहले, शादी से पहले आपको लग रहा होता है शायद ये अभी भी उतनी ही मोहब्बत अपनी उसका इजहार किया करेंगे और वैसे ही मुझे घुमाया फिराया करेंगे, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा और घर में सुकून के साथ बस सोना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होता रियलिटी में। अगर आप बात करें तो उस शख्स की कोई खामियां नहीं दिख रही होती, आप कहते हो हो बेचारा, देखो उसने पहली वाली ने डांटा है, अभी अपसेट हैं। लेकिन जब आपका एक पॉइंट ये आता है कि पहली वाली से लड़के आए और आपको कुछ बोलने की इजाजत ना हो क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पे सुकून के लिए आया हूँ, तुमने चुटचुट नहीं करनी। हैव यू सीन सच सिचुएशन? मेरे पास तो जो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव अ फ्यू क्लाइंट जिनकी सेकंड शादियां भी हुई हैं, बीइंग विमेन वो या सेकंड वाइफ है या उनकी भी सेकंड शादी हुई है, एंड हर वक्त ही कैसे वो बेहतर बन सकें अपनी रकीब के सामने, उनका यही जद्दोजहद होती है। अच्छा, क्या वो खुश होती हैं जिनकी दूसरी शादियां हुई हैं, वो खुश हैं ऐसे हालात? अगर नहीं है तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की क्यों है? इसीलिए तो वो मेरे पास आई नहीं है कि वो खुश नहीं खुश होती तो आती ना। लेकिन स्ट्रगल यही है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे उस औरत के इन कनेक्शन कंपैरिजन में बेहतर बना दूं अपने मियाँ के लिए या अपने लिए। लाइक आई टोल्ड यू कि बेटरमेंट एंड कंपैरिजन, ये हमेशा और हमें एंगल इसमें जरूर लाना है बिफोर वी एंड द शो। एक होता है परसेप्चुअल रकाबत, यानी आपके ख्याली आपने एक राइवल बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे आपने मेंशन किया जिन खवातीन की दूसरी शादी हुई है या कोई फर्स्ट लव था, मंगनी थी, वो टूट के उसके बाद शादी हुई है, इन योर माइंड डू यू ऑलवेज कीप कंपेयरिंग? वो कंपैरिजन कब खत्म होता है हमारा? ये सिद्रा बहुत इनबॉर्न भी होता है, बिकॉज वो उस वक्त में शुरू नहीं होता, लेकिन आप इतने ट्रॉमा के थ्रू, इतने वुंड्स के थ्रू गुजरते हो कि वो आपकी चीज़ें पक्की होती जाती है, एंड निकालने के लिए इसको इवन एज अ थेरेपिस्ट, एज अ माहिर नफ्सियात, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको इतना डिग एंड डीप कर उनकी पूरी लाइफ पैटर्न और हिस्ट्री, और ज़रूरी नहीं खाली अब इसी टॉपिक को लेके चलो कि वो परसेप्चुअल क्यों कर रहे हैं ऐसे कंपैरिजन, आपकी उसके कनेक्टेड भी इतनी सारी चीज़ें निकल आती हैं। हमारी आदत है हम हर चीज़ को बहुत आइसोलेट करके देखते हैं। अगर कोई भी एक टॉपिक है, कोई एक इमोशनल इशू है, हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं। व्हेन वी वर्क, हम उसके साथ अटैचमेंट्स जितनी होती हैं, एज एन रियल अटैचमेंट्स या इमोशनल अटैचमेंट्स, उन सबको लेके चलते हैं। तो इसको समझना ओवर अनदर एंगल टू दिस वुड बी ऑफ कोर्स सिबलिंग राइवलरी। यानी लोग कहते हैं कि माँ बाप की अफेक्शन के लिए या घर में अगर बहुत ज़्यादा दौलत की रेल पेल है, फॉर वट एवर रीज़न, दो लोग हमेशा अपने माँ बाप की अटेंशन, उनकी तवज्जो के लिए कम्पीट करते रहते हैं, बहन भाई। और इसमें अक्सर देखा गया है कि क्या कोई दुश्मनी करेगा जो बहनों और भाइयों की आपस में होती हैं। आप जायदाद के मसाइल से लेके रिश्ते की बात कर लें, अगर दो बहनें बहुत करीब करीब में, अच्छा रिश्ता आया तो माँ बाप को सुनाना कि फलाने की शादी में आपने इतना किया था, उसकी शादी आपने ऐसी जगह की थी, उस पर ये रोक टोक थी। सिबलिंग राइवलरी को आप क्या कहेंगे? उसमें सबसे तकलीफ दे बात तो ये कि आम तौर से जब मर्द ने ये कह दिया कि मैं सुकून के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, तो सुकून में औलाद नहीं चाहिए होती। सुकून में सिर्फ सुकून चाहिए होता है, ठीक है। औलाद में तो वैसे सुकून का बाइस नहीं बनती आपकी। और माइंडसेट है ना सोसाइटी का कि मर्द को फर्क नहीं पड़ता, वो 10 रख ले, वो 20 रख ले, वो इसको इशू नहीं बनाते। लेकिन जायदाद में हिस्सेदारी उस औलाद को नहीं चाहिए, वो अपने बाप को कहीं जाने की इजाजत दे सकते हैं। और ये देखें बड़ी पुरानी रिवायत है, अगर आप इसको टर्किश हिस्ट्री को, ऑटोमन एम्पायर को देखें, जब आपका एक शहजादा यानी बादशाह बन जाता था तो बाकायदा अपने बाकी शहजादों को, चाहे वो आपकी अपनी सगी माँ से बच्चे क्यों ना हो या सौतेली माँ से बच्चे, बाकायदा उनको कत्ल किया जाता। तो ये रिवायतें बड़ी पुरानी है। बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जो महल में सारे वो होती थी, सियासतें हुआ करती थी, जो मलकाएं सियासतें करती थी, और उसमें मर्द के लिए भी जिंदगी आसान नहीं होती। जिसको तजर्बा करना है वो 2 के बाद अंदाजा कर ले, औरत कोई इतनी आसान नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। औरत भी बहुत टफ टाइम देती है, और खासतौर पर अगर 2 हो जाती हैं तो एक तरफ से बेचारा बातें खा के इसके पास आता है, ये कहती है उसके पास जाओ। और जो सियासतें होती हैं वो औलाद, हमारा असल जो हमारी जिंदगी का असासा है, हमारी औलाद है, और औलाद बाप को जाने की इजाजत देती है, जायदाद को जाने की इजाजत नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगता है, आलिया भाभी आप सबकी बातों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपके, हुमैरा के और एहसन के यहाँ होने से। 2 धारी तलवार है जी, जितनी अफेक्शन है इसके अंदर, जितना लगाव है, उतनी ही तकलीफ है, और ये आप अपने लिए खुद चूज करते हैं। इस ट्रायंगुलेशन से, इस सियासत से, इस तकलीफ से अपने आप को निकालना, आई थिंक कहीं ना कहीं आपका लेवल ऑफ ऑब्सेशन इसमें शामिल है, या
या हद से ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ लगाव या उसको पाने की चाह शामिल है। आपको अल्लाह तवक्कल करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपकी है और आपकी किस्मत में है तो आसानी से आपके पास आएगी। जहाँ आपको मेहनत करनी पड़े, जहाँ आपको खींचातानी करनी पड़े, ये सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। व्हाटएवर यू विल रेजिस्ट इज गोइंग टू परसिस्ट। जिसको आप चेस करेंगे वो चीज़ आपसे हमेशा दूर जाती रहेगी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।